जो एंकर नाम के प्राणी आए नहीं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है पत्रकारिता की। भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रवक्ताओं में तो सुधांशु त्रिवेदी निसंकोच सबसे प्रबुद्ध, सबसे बाकी तो ज़्यादातर इनके खास तौर से जो पार्टी बदल बदल के आए हैं, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, वो तो इतनी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। संबित पात्रा केवल बतौलेबाज हैं। ऑन एयर तो आपने चिल्लाते हुए देखा होगा, ए मुल्ला, ए मुल्ला, ए पाकिस्तानी, चुप बैठ। लेकिन सबसे ज़्यादा पतन पत्रकारिता को हुआ। और दो मियाँ बैठाएंगे, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, दो तिलकधारी बैठाएंगे, उनको मुर्गे की तरह लड़ाएंगे आपस में। वो उसे गाली देगा, वो उसे गाली देगा। आज अखिलेश यादव को टोटी चोर बताना है, आज राहुल गांधी को पप्पू बताना है। बाइक लेकर पहुंच जाए तो नारे लगने लगते हैं, गोदी मीडिया वापस जाओ। तो सरकार की गोद में बैठे हैं वो गोदी मीडिया। अरे कोई एक तो बुराई होगी, आपने कभी तो कहा हो अपने चैनल पे कि मोदी की ये गलती है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के आप नंबर 1 प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में किस प्रवक्ता को आप बेहतर मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रवक्ताओं में तो सुधांशु त्रिवेदी निसंकोच सबसे प्रबुद्ध, सबसे शिक्षित, सभ्य और शालीन प्रवक्ता हैं। कभी अपशब्द नहीं बोलते, कभी बेतुकी बातें नहीं करते, तर्क रखते हैं। तर्क में थोड़ा बहुत इधर उधर झूठ वूट भी चल जाता हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। और दो नए प्रवक्ता आए हैं, एक तो गुरु प्रकाश पासवान हैं और एक वो क्या नाम है उनका, यादव हैं, एक नए प्रवक्ता उनके आए हैं। दोनों तर्कपूर्ण बात करते हैं, शालीनता से करते हैं। बाकी तो ज़्यादातर इनके खास तौर से जो पार्टी बदल बदल के आए हैं, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, वो तो इतनी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। उन्हें शायद ये लगता है कि हम जितनी बदतमीजी करेंगे उतना हाईलाइट होंगे, और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कौन कौन पार्टी बदल के आए हैं। संबित पात्रा को क्या मानते हैं आप? संबित पात्रा केवल बतौलेबाज हैं। कोई गहराई नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, कोई वैचारिक प्रगाढ़ता नहीं है, और कोई तथ्य या तर्क भी उनके पास नहीं होते। बतौलेबाजी कर लेते हैं, कभी चुटकुले सुना दिए, कभी फिल्मी गाना सुना दिया, और चिल्ला चिल्ला के। आपने देखा होगा, मैंने देखी है, उनकी बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे जब, अब तो वो आते नहीं, 2 साल से आ नहीं रहे डिबेट में, लेकिन जब आते थे तो कोई गोल टोपी वाला और दाढ़ी वाला बैठा तो उससे के ऑन एयर तो आपने चिल्लाते हुए देखा होगा, ए मुल्ला, ए मुल्ला, ए पाकिस्तानी, चुप बैठ। ये कोई भाषा थोड़ी होगी सभ्य लोकतंत्र में, ये भाषा थोड़ी होती है। अच्छा, गौरव भाटिया? जीरो आदमी है। गौरव भाटिया के पिताजी समाजवादी पार्टी में रहे, उन्हें पार्टी ने सम्मान दिया, वो नेताजी का बहुत आदर करते थे। अखिलेश जी ने भी इन्हें सम्मान दिया। सरकार बदल गई, ये बदल गए, तो उसके बाद कम से कम जिस घर में आप रह के आए हो, जिनके आप पैर छूते थे, उन्हें गाली तो मत दो। आज वो बात बात पर नेताजी के लिए अपशब्द बोलते हैं, अखिलेश जी के लिए अपशब्द बोलते हैं। मैंने तो कई डिबेट में उन्हें टोका है कि गौरव भाई, तुम्हारे पिताजी जिस आदमी के पैर छूते थे, तुम उनके लिए अपशब्द बोल रहे हो। इतनी इस बात पर तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए। और लोग क्या कहेंगे, सुनने वाले इसे अच्छा थोड़ी मानते हैं। गौरव भाटिया की पुरानी वीडियो भी मौजूद है पब्लिक डोमेन में, जब वो ये कहते थे कि इस देश में जो दंगे कराते हैं वो बीजेपी आरएसएस ही कराते हैं। 2013 के जब दंगे मुजफ्फरनगर में हुए तो गौरव भाटिया बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तब रोजाना टीवी चैनल पर कहते थे कि ये दंगे कराते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। आज वही शब्द समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारा कौन विश्वास करेगा भाई। सुधांशु त्रिवेदी को आप विद्वान मानते हैं कि बेहतर तरीके से अपनी बातों को, उनके साथ आपको डिबेट करने में मजा आता है? मजा आता है जब आगे तर्कपूर्ण आदमी हो, तर्कशील व्यक्ति हो, वो अपने तथ्य रखें। सुधांशु त्रिवेदी कविता वगैरह भी बहुत सुनाते हैं, शेर व शायरी सुनाते हैं। सौभाग्य से या संयोग से मुझे भी बहुत ज़्यादा याद है। मुझे आदम जी की तो 20 गज़लें और दुष्यंत की और जी उनकी सबकी मुझे बहुत कविताएं याद हैं। और मैं क्योंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ, मुझे लेके कबीर से कबीर, नानक, दादू, रैदास, रसखान, मीरा। आप एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं कि उनकी कविता का मुकाबला आप कविता से करते हैं, चौपाई का मुकाबला चौपाई से करते हैं, शायरी का मुकाबला शायरी से करते हैं, सुक्ति का मुकाबला सुक्ति से करते हैं, इतिहास का मुकाबला इतिहास से करते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात खुद भी कहता हूँ, खुद भी मानता हूँ कि वो जिस विषय में जिस कवि की कविता सुनाते हैं, मैं उसी कवि की अगली पंक्तियाँ उन्हें सुना के उनका मुकाबला करता हूँ। हाँ। और ये एक कुछ बात मुझे याद आ रही थी लेकिन मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा। उनके सुधांशु जी के बारे में कुछ बात याद आ रही थी। तो ये है कि क्योंकि हमने साहित्य, हाँ, एक दिन किसी पर मुझे याद आ गया,
किसी डिबेट में एक कोई सज्जन थे, वो त्रिपाठी जी हैं तो पत्रकार, लेकिन वो पत्रकार बन के बैठते हैं लेकिन बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं वो। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नाम मत लिलवाओ आप मुझसे। नाम लेके बोलना व्यक्तिगत रंजिश सी लगने लगती है। तो उन्होंने मुझे ये कह दिया उस डिबेट में कि रामचरितमानस पर डिबेट हो रही थी। अब रामचरितमानस मैंने बहुत ठीक से पढ़ी है और 2 बार पढ़ी है, मैं उस पर पुस्तक भी लिख रहा हूँ और मेरे कोर्स में भी थी। तो कहने लगे 2-4 चौपाई याद करके आ जाते हैं, पूरा तो पढ़ते नहीं है। तो मैंने उन्हें चुनौती दी कि त्रिपाठी जी 7 कांड हैं रामचरितमानस में, या तो हर कांड से 10 चौपाई मैं सुनाता हूँ अभी इसी शो में, या 2-2 चौपाई आप सुना दो। फिर वो चुप हो गए। अब मैंने राम साहित्य इतना पढ़ा है कि देखिए, मैंने तुलसी की रामचरितमानस भी पढ़ी है, वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ी है, मैंने शंभू की परमचरू भी पढ़ी है, मैंने अपने अपने राम भगवान सिंह की पढ़ी है, मैंने मैथिली शरण गुप्त की साकेत भी पढ़ी है, मैंने पेरियार की सच्ची रामायण भी पढ़ी है। अच्छा, डिबेट आजकल कैसा हो रहा है, कैसे आप देखते हैं? सर, आज के दिन, आज के दौर में सबसे ज़्यादा पतन पत्रकारिता का हुआ है। मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, मेरे कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से ही हुई है और मैं वेतनभोगी पत्रकार रहा हूँ। मैंने प्रिंट मीडिया में नौकरी की, अखबारों में कई अखबार, मैं एक अखबार का समाचार संपादक भी रहा हूँ, दैनिक लोकल अखबार का, और मैंने अपना वीकली अखबार निकाला और मैंने पत्रकारिता पढ़ी भी है और मैंने कॉलेज में 5 साल पढ़ाया था। एमए की कक्षा को मैं पढ़ाता था, तो उसमें 100 नंबर का एक पेपर होता है पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता, वो पेपर भी मैं पढ़ाता था, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। मैंने पत्रकारिता के बारे में पढ़ा, राजनीति के बारे में पढ़ा है। पतन हर क्षेत्र में हुआ है। नेता भी अब ऐसे नेता समाज सेवक नहीं है जो पहले होते थे, खांटी होते थे, साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वाले नेता भी अब सब फॉर्च्यूनर में चलते हैं। मैं मानता हूँ, पैसे भी लेते हैं। पतन नौकरशाही का भी हुआ, रिश्वतखोरी बढ़ी है, पतन कोर्ट का भी हुआ, अदालतों का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा पतन पत्रकारिता का हुआ। पत्रकारिता में ये जो आपने तो सब देखा ही है, आप तो वहाँ रह चुके हैं, ये जो एंकर नाम के प्राणी आए नहीं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है पत्रकारिता की। ये पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, ये क्रीम पाउडर लगा के एक्टरों की तरह एक्टिंग करने के लिए आ जाते हैं, टीपी पे पढ़ते रहते हैं, जो टीपी पे चलता रहता है, वो पीछे बैठा कोई और लिख रहा है, ये पढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं। दूसरे चैनलों ने बीजेपी से ये सुपारी ले रखी है कि रोज़ाना उन्हें हिंदू मुस्लिम डिबेट करनी है, विषय ना भी हो तो भी घुमा के ले आएंगे हिंदू मुसलमान पर, और 2 मियाँ बैठाएंगे दाढ़ी वाले टोपी वाले, 2 तिलकधारी बैठाएंगे, उनको मुर्गे की तरह लड़ाएंगे आपस में, वो उसे गाली देगा, वो उसे गाली देगा। अब चैनल के तो बन गए 10-20 लाख 50 लाख रुपए, लेकिन देश का माहौल कितना ख़राब हुआ उसे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों में एक भ्रम हो जाता है, किसी मुसलमान ने कह दिया कुछ राम के खिलाफ या राम मंदिर के खिलाफ, अच्छा साले मुल्ला हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं। उधर से कोई साधु बोल देता है तुम्हारे तो उन्होंने ये किया था मोहम्मद साहब ने, तो मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं, अच्छा हमारे पैगंबर को ये बोल रहे हैं। तो ये माहौल देखो, हमने तो, आपने भी पढ़ी है पत्रकारिता, हमने भी पढ़ी है। पत्रकारिता की आचार संहिता ये कहती है कि कहीं तनाव है भी तो धर्मों के नाम न लिए जाएं। जिस अगर व्यक्ति का नाम लिखने से धार्मिक पहचान हो रही है तो ऐसे नाम न लिखे जाएं। हाथापाई तक की नौबत हो रही है। लेकिन आज खुल के एंकर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं। वो उनके सारे मजार और मस्जिदों के सामने हनुमान और शिव जी तलाशे जा रहे हैं और उसे मीडिया बढ़ावा दे रहा है। मीडिया को तो इसकी आलोचना करनी चाहिए। पत्रकार का काम राजनीतिक व्यक्ति से भी बड़ा होता है। पत्रकार देश का और समाज का शिक्षक होता है। पत्रकार को सही दिशा समाज को देनी चाहिए। तो क्या ये सुपारी लिए और हुए नेता भी डगमगाए तो नेता को, आपने वो संस्मरण जरूर सुना होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर झंडा फहराने जा रहे थे, दिनकर जी उनके पीछे थे, तो नेहरू जी का पैर फिसल गया, दिनकर जी ने उन्हें पकड़ लिया, तो नेहरू जी ने कहा धन्यवाद। तो दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति डगमगाएगी साहित्य उसे सहारा देगा। तो पत्रकारिता भी साहित्य का ही एक अंग है। तो पत्रकार की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सुपारी ले रखी है, केवल पैसे के लिए कर रहे हैं। और देखिए, हम अगर उम्मीद लगाएं इनसे कि ये सच बोलेंगे तो हमारी उम्मीद भी गलत है, क्योंकि ये पूंजीपतियों के चैनल हैं। आप जैसे पत्रकार सच बोल सकते हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं। जो देश की आज़ादी का इतिहास पढ़ेंगे आप तो उस समय भी जो बड़े अखबार थे वो सब अंग्रेजों के साथ थे और अंग्रेज उन्हें नेशनल मीडिया कहते थे।
और जो छोटे छोटे वीकली और फोर्टनाइटली मंथली अखबार जो खुद छापते थे संपादक, झोला में रख के खुद बांट के आते थे, खुद खबर लिखते थे। और मैंने ये भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा पत्रकारिता के इतिहास में, कि कई जगह वो कहते थे कि भाई मेरा 4 आने का अखबार है, अखबार ले लो। तो कहता था जी मैं 4 आने तो दे दूंगा, अखबार दे दो, पर मैं तो बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो बैठ के संपादक उसे पढ़ के सुना के भी आता था। तो उन पत्रकारों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। देश के जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे सारे पत्रकार थे। गांधी जी, नेहरू जी, लोहिया जी, अंबेडकर जी, सरदार पटेल, सब पत्रकार थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, तो और उस समय बड़े अखबार उनके साथ थे। यही हालत आज है। जो आप जैसे यूट्यूबर हैं, जो न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, जो अपने बल पर चला रहे हैं, जो पत्रकार हैं जिनका चरित्र पत्रकार है, वे सच कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं, और वो हम जैसे लोगों के इंटरव्यू चला रहे हैं। बड़े चैनल तो हमें देशद्रोही मानते हैं, घोषित, क्योंकि लिफाफा आता नहीं रोजाना, और पीएमओ से वो आता है व्हाट्सएप कि आज किस चीज़ पर डिबेट करनी है। अच्छा, अब ये चीज़ छिपी हुई है कोई? वो राजदीप सरदेसाई की किताब आई है नहीं, तो उन्होंने लिखा उसमें पूरा किस्सा, कि उन्होंने तो नाम भी लिखा उस आदमी का। अब मुझे लेने में क्या दिक्कत है? हिरेन जोशी है वहाँ जो बैठा पीएमओ में, जो कंट्रोल करता है मीडिया को। हिरेन जोशी वो करते हैं कि इस पे आज। अच्छा, आप एक बात देखिए, आप इस पे अपने विवेक से सोचना, और हो सके तो मुझे जवाब दे दो कि जो बड़े चैनल हैं, ये जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, जो पूंजीपतियों के चैनल हैं, 90% चैनल्स पे एक ही सब्जेक्ट पे डिबेट होती है रोजाना। आज अगर आपने वो वक्फ बोर्ड उठा रखा तो सारे चैनल पर वक्फ बोर्ड मिलेगा। आज आपने जो हाथरस का मसला उठा रखा है मस्जिद का, तो वही मिलेगा। तो ऐसा कैसा होता है? सारे संपादक एक तरीके से सोचते हैं कि आज हमें इस पर डिबेट करनी है। नहीं, वो व्हाट्सएप वहाँ से आ रहा है कि आज डिबेट इस पर होनी है। हाँ, आज अखिलेश यादव को टोटी चोर बताना है, आज राहुल गांधी को पप्पू बताना है, आज मायावती के खिलाफ माहौल बिगाड़ना है। वो सब खेल चल रहा है। विश्वसनीयता गिरी है भाई साहब, जीरो हो गई है। अब लोग जो अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो चैनल देखना पसंद नहीं करते। तो आप जाते क्यों हैं डिबेट? अच्छा, दूसरी बात, इसका भी जवाब दूंगा मैं। विश्वसनीयता का आपको बताऊं, मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, आप भी पत्रकारिता में रहे हो। कहीं मजदूरों का, किसानों का धरना चल रहा हो, महिलाओं का, छात्रों का, मैं अब से 10 साल पहली बात कह रहा हूँ, 15 साल पहले, और कोई पत्रकार पहुंच जाए तो लोग सिर की वो उतार के बिछाते थे, आओ जी बैठो, और दौड़ के चाय लाते थे। पत्रकार साहब आए हैं, और उन्हें चाय पिलाते थे, पानी पिलाते थे। आज क्या करते हैं? आज ये माइक लेके पहुंच जाए तो नारे लगने लगते हैं, गोदी मीडिया वापस जाओ। इससे ज़्यादा पत्रकारिता का अपमान क्या होगा, ये बताओ। आज पत्रकारों के लिए लोगों के मन में सम्मान नहीं बचा। अच्छा, ये गोदी मीडिया, अब एक सवाल आपने पूछा कि आप क्यों जाते हैं? हाँ। अगर रोडवेज बस के एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे तो लोग रोडवेज में चलना थोड़ी बंद कर देंगे, या ट्रेन पलटने लगे तो लोग तो जब भी मजबूरी में चलेंगे ट्रेन में। मीडिया प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती किसी की, मीडिया पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर अपनी बात कहना हमारा हक है। अगर हम बिल्कुल ही जाना बंद कर देंगे तो फिर तो रास्ता एक तरफा हो जाएगा इनका। हम इनकी बात काउंटर करने के लिए जाते हैं, उनके चैनल पे बैठ के हम उनके खिलाफ बोल के आते हैं। तो ये जो गोदी मीडिया आप लोग कहते हैं, चाहे राहुल जी हों, अखिलेश जी हों और विपक्ष के नेता हों, ये क्या है गोदी मीडिया? ये गोदी मीडिया नाम तो एक पत्रकार का ही दिया हुआ है, आपको भी पता है। और ये गोदी मीडिया ये है कि जो सरकार की गोद में बैठे हैं वो गोदी मीडिया। तो जो विपक्ष की गोदी में बैठा हो वो, अगर कोई विपक्ष की गोदी में बैठा, विपक्ष के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा, तो वो भी खराब है, वो भी पत्रकारिता नहीं है। लेकिन अच्छा, मुझे लगता नहीं कि कोई बैठा है। अच्छा भाटी जी, एक सवाल आप बता दीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, योगी हों या राहुल हों, कोई भी नेता या व्यक्ति 100% बुरा तो नहीं होता, ना बुरा काम करता। अगर बुरा काम करता तो मुख्यमंत्री नहीं होता और सरवाइव नहीं करता। तो कुछ ऐसे जो पत्रकार हैं या पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, वो मोदी में, योगी में केवल और केवल बुराई देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो लगातार तीसरी टर्म चुनाव जीता हो और प्रधानमंत्री हो, उसमें कीड़े पड़ गए हों, कोई गुण ही ना हो। ऐसा है क्या संभव? नहीं, सवाल तो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सवाल को जरा दूसरी तरफ घुमाइए। नहीं,
नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अभी पहले मेरी बात एक सुनो। सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये इस दौर की रिसर्च है और एक नई खोज है और एक नया दर्शन है कि सरकार की आलोचना करने को बुरा माना जाने लगा है। सरकार की और पद पे बैठे लोगों की। पत्रकार का तो मुख्य काम यही है। जो सरकार बताती है वो खबर थोड़ी है, वो तो विज्ञापन है। विज्ञापन। जो सरकार छिपाती है खबर वो है जी। और अगर सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं, कई बार बेशक गलत सवाल भी पूछ रहे हो, सरकार से सवाल पूछना तो कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं है, आलोचना का विषय नहीं है। आलोचना का विषय तो ये है कि आपने पूछा कि इनमें कोई अच्छाई तो होगी। हम उनसे पूछना चाहते हैं जो ज्यादा संख्या में है, जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं, अरे कोई एक तो बुराई होगी। आपने कभी तो कहा हो अपने चैनल पे कि मोदी की ये गलती है, एक ने कहा हो तो मुझे दिखा दो आप। और मैं ये बात चैनल पे पूछ के आया हूँ नाविका कुमार के शो में। मैंने नाविका जी से पूछा था, नाविका जी मुझे एक बात बता दो, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैंने मान लिया उनमें 9 खूबी हैं, एक 10वीं तो बुराई होगी। कभी आपने अपने शो में कहा है कि मोदी में ये कमी है? अखिलेश और राहुल गांधी में 100 ऐब हैं, एक तो अच्छाई होगी। कभी आपने कहा कि इनमें ये अच्छाई है? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, कहते तो हैं चुनाव के समय कहते ना नहीं कहते, बिल्कुल केवल बुराई दिखाते, वो नहीं कहते बिल्कुल भी, जिन्हें हम गोदी मीडिया मानते हैं। मेरा भाटी जी सिर्फ ये सवाल है, मेरे एक बात और सुन लो फिर आप सवाल करना। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप सर्वेक्षण कह के दिखा रहे थे, हमें पता है वो सारे ऑफिस में बैठ के सर्वेक्षण होते हैं, फर्जी सर्वेक्षण होते हैं। आप ओपिनियन पोल कह रहे थे, आप ये कह रहे थे, सारे के सारे गोदी मीडिया के चैनल, कोई भी चैनल हमें 5 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा था और बीजेपी को 75 से कम नहीं दे रहा था। तो ये कौन सी पत्रकारिता है? आप जिनकी 37 सीट आई हैं उनके समर्थक आपको यूपी में कहीं नहीं मिले। वो तो चूंकि आप, और जिनकी 33 सीट आई हैं उनके समर्थक हर जगह मिले। जी बड़ा सरल सा सवाल है। सवाल ये है कि जो केवल मोदी और योगी में देखते हैं कि पूरी तरीके से बेकार व्यवस्था है, कुछ भी अच्छाई नहीं है, उनको भी आप सही मानते हैं क्या? ना, मैं नहीं मानता। उनको भी तो एक दो अच्छाई दिखानी चाहिए। मैं विरोधी पार्टी का व्यक्ति हूँ और राजनीति से भी अलग। मेरा तो ये सिद्धांत मैं कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ, कोई व्यक्ति पूरी तरह खराब नहीं होता, उसमें भी एक आध अच्छाई होती है, बुरे से बुरे आदमी में भी। और कोई व्यक्ति पूरी तरह देवता नहीं होता, उसमें भी एक आध बुराई होती है। तो उनको जो गोदी मीडिया नहीं है, योगी जी में, मोदी जी में भी कुछ न कुछ अच्छाई होगी। 11 साल में मोदी जी ने भी एक आध काम अच्छा किया होगा, लेकिन हमारा धर्म है, हम विपक्ष में है, हमारा धर्म है कमियां बताना। आपका धर्म बहुत अच्छा, हमारा धर्म आरती गाना नहीं है। आरती नहीं, लेकिन उन पत्रकार, अभी पत्रकारिता बार, उन पत्रकारों ने जिन्होंने मोदी और योगी में केवल कीड़े ही देखे हैं, कहीं अच्छाई नहीं देखी है इतने सालों में, उनको भी एक दो अच्छाई तो बता ही देनी चाहिए ना, महीने में एक आध बार। ये सवाल तो उनसे ही पूछना चाहिए, है ना? आप पत्रकार रहे हैं पहले, इसलिए ये सवाल उठता। देखिए, इसलिए क्या है कि जो गोदी मीडिया कहते हैं वो अलग है, विपक्षी मीडिया की बात है वो अलग है। इसीलिए सुनिए, इसीलिए क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। कुछ लोग हैं जो रोज मोदी को गिराते हैं कि आज मोदी गिर जाएंगे, आज मोदी खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, आज योगी यहां से पलट जाएंगे, आज मठ चले जाएंगे, आज बर्बाद हो जाएंगे। इससे भी तो क्रेडिबिलिटी गिरती है साहब। ये जो सवाल है आपका, सवाल तो ये बिल्कुल एकदम जायज है, लेकिन ये यथार्थ से थोड़ा अलग है। ये केवल बैलेंस करने के लिए सवाल है कि ये बैलेंस कर दें हम। कुछ लोग उनके कट्टर समर्थक हैं तो कुछ लोग कट्टर विरोधी भी हैं। अगर कहीं गोदी मीडिया है तो कुछ ऐसा मीडिया भी है जो विपक्ष की गोदी में बैठा है, जबकि ऐसा है नहीं। विपक्ष की गोदी में बैठने से किसी को क्या लाभ मिलेगा? कुछ लोगों की मानसिकता होती है, विरोधी तेवर होते हैं। जब हमारी सरकार थी, जो आज पत्रकार जिनका आप नाम लेंगे तो मैं भी नाम ले दूंगा, लेकिन आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, नाम नहीं लेंगे। जो पत्रकार आज सरकार विरोधी गिने जा रहे हैं, जब केंद्र में कांग्रेस की और यूपी में हमारी सरकार थी, वो तब भी सरकार विरोधी थे। वो तब मनमोहन सिंह के खिलाफ स्टोरी चलाते थे, सोनिया गांधी के खिलाफ चलाते थे, यूपी में अखिलेश यादव के खिलाफ चलाते थे। तो इसका मतलब वो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है। और ये जो पत्रकार हैं, ये ही क्या नाम है, अर्नब गोस्वामी ने जब तक केंद्र में, शायद केंद्र में सरकार तो बन गई थी, यूपी में तो बाद में बनी है, नहीं योगी जी के लिए अपने शो में ये बोला था
कि ये अनपढ़ आदमी है, इसे कोई ज्ञान नहीं है, ये पाखंडी है, ये धर्म का चोला ओढ़े हुए है, इसे बोलने की तमीज नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने बोला था। और आज अगर योगी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे उसके शो में, तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब कारण, अब उन्होंने इतना बड़ा शानदार ऑफिस यूपी में बनाया है, देखा नहीं होगा अभी आपने, देखा नहीं सुना है है। ना? हम तो जाते रहते हैं नहीं। इतना शानदार ऑफिस बनाया तो बिना सरकार की मदद के तो बनते नहीं है ये ऑफिस।